तो अब रिवीजन करते हैं इकोनॉमी की 4th यूनिट। इसमें गरीबी, बेरोजगारी और ये सारे मुद्दे आएंगे। तो रैगनर कैनर्स जो हैं समाज अर्थशास्त्री हैं, वो कहते हैं कि व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। और आत्मसेन, प्रोफेसर आत्मसेन कहते हैं गरीबी क्षमताओं का अभाव है। अब गरीबी के प्रकार हैं, यानी निरपेक्ष गरीबी के प्रकार में निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी आती है। तो निरपेक्ष गरीबी से अभिप्राय ऐसी गरीबी से है जिसमें व्यक्ति के पास न्यूनतम आर्थिक संसाधन नहीं होते हैं। फिर विश्व बैंक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन $2.5 खर्च नहीं कर पाता है तो वह निरपेक्ष गरीबी की श्रेणी में आता है। यानी भारत में गरीबी को मापने के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। तो गरीबी रेखा भारत में निर्धारित की जाती है। तो रेखा का निर्धारण कैसे होता है कि एक पैमाना जिसके आधार पर यह तय किया जा सकता है कि कौन गरीब है और कौन नहीं, तो वो रेखा निर्धारण रेखा कहलाती है गरीबी की। फिर भारत में निरपेक्ष गरीबी का मापन तो कार्य समूह 1962 में गरीबी नापने के लिए एक रेखा बनाई गई। तो रेखा का निर्धारण हुआ जिसमें बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा क्रमशः 20 रुपये और 25 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह है। यानी 1960 की बात है। तो यदि एक व्यक्ति गांव का 20 रुपये प्रति महीने में खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है, और 25 रुपये प्रति खर्च करता है तो फिर इससे आगे वो गरीब नहीं होगा। फिर इसमें स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था को छोड़ दिया गया था। BM और एन रथ फॉर्मूला 1971 में आया। तो इसने फिर से निर्धारित किया कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रतिदिन 2250 कैलोरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक धनराशि, यानी इसने कैलोरी में मापा कि यदि गांव और शहर में रह रहे हैं तो उन्हें 2250 कैलोरी की आवश्यकता होगी, और जिसके पास इतने रुपए नहीं हैं तो वो गरीब होगा। फिर है अलग समिति। तो ये समिति 1969 में आई, 1979 में आई। इन्होंने पैसे के रूप में मापा, यानी ग्रामीण क्षेत्र में 49 रुपये प्रति मासिक व्यय करता है, यानी खर्च करता है कोई व्यक्ति एक महीने में 49 रुपये, तो वो गरीब नहीं कर पाता है अगर तो गरीब है, और कर देता है तो फिर वो गरीब नहीं होगा। और शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय के आधार पर उन्होंने निकाला। फिर लकड़वाला समिति 1993, इसने प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग गरीबी रेखा के रूप में रेखा के लिए कहा कि हर राज्य की अलग अलग गरीबी रेखा होनी चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने 205 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति मासिक व्यय बताया, और शहरी क्षेत्रों में 281 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक व्यय बताया है, यानी इतना करना चाहिए तभी वो गरीब है, और इससे अधिक करता है व्यय तो वो गरीब नहीं होगा। फिर सुरेश तेंदुलकर समिति 2009, कैलोरी के स्थान पर सुरेश तेंदुलकर ने कैलोरी के स्थान पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग के आधार बनाया। तो पहले इन्होंने उपभोग को आधार बनाया, इससे पहले कैलोरी में जो मापा गया था व्यक्ति को, तो BM और एन रथ फॉर्मूला 1971 का था जिन्होंने कैलोरी में मापा था। और सबसे पहले जो गरीबी रेखा का निर्धारण हुआ 1962 में, तो रुपए में हुआ, फिर इसमें कैलोरी में हुआ, फिर इन्होंने फिर भी रुपए में हुआ। फिर लकड़वाला समिति ने सिर्फ यही कहा कि रुपए में किया, लेकिन शहरी गरीबी और अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होनी चाहिए। तेंदुलकर समिति कैलोरी के स्थान पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग, यानी कैलोरी बस ना नापे बल्कि वो कितना उपभोग करता है उसको आधार बनाया। और शहरी क्षेत्रों में उन्होंने बताया कि 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, यानी 33 रुपये प्रति दिन, और ग्रामीण क्षेत्रों में 1816 रुपये प्रति माह और 27 रुपये प्रति दिन से अधिक कम खर्च करने वाले लोग हैं तो वो गरीब कहलाएंगे। अब है रंगराजन समिति 2012, तो इसने कहा कि शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति माह, मतलब एक व्यक्ति प्रति माह करेगा, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह,
यानी 32 रुपये प्रतिदिन खर्च करने वाले व्यक्ति लोग जो हैं वो गरीबी में आएंगे। यदि वे इतना खर्च करते हैं तो गरीब नहीं होंगे, और नहीं कर पाते हैं तो गरीब हो। तो रंगराजन समिति ने पैसे का क्राइटेरिया थोड़ी सा बढ़ाया। फिर भारत में 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा के अंतर्गत आती है। इस फॉर्मूले से रंगराजन समिति की 2012 के फॉर्मूले से। फिर गरीबी का वर्गीकरण मापने का आधार, यानी गरीबी के मापन का एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया। इसके 3 आयाम थे। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर आधारित है, और व्यक्ति केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि गरिमामय पहलू पर भी ध्यान देगा। तो इसमें 2010 में UNDP और OPHI द्वारा विकसित बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा ज्ञात किया गया कि 112 विकसित देशों का उन्होंने आकलन किया 112 देशों में, और 3 आयाम तथा 10 सूचकांकों का ज्ञात हुए। तो उन्होंने उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट दी और 112 देशों का आकलन किया और 3 आयाम दिए, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बातें थी। शिक्षा थी, स्वास्थ्य था और जीवन स्तर था। फिर बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024, तो इसने बताया कि 112 देश और 66.3 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग तीव्र बहुआयामी निर्धनता यानी 18.3% गरीब हैं। यानी 112 देशों में उन्होंने बताया कि 6.6 बिलियन लोगों में से 6 में से 1 व्यक्ति गरीब है। 6.6 में से 1 व्यक्ति। फिर निर्धनता में होने वाले सबसे अधिक लोगों वाले 5 देशों में, मतलब जो सबसे निर्धन देश है उनमें से 5 देशों में भारत 234 मिलियन, मतलब भारत में लोग कितने हैं 234 मिलियन गरीब हैं। पाकिस्तान में 93 मिलियन, इथोपिया में 96 मिलियन, नाइजीरिया में 74 मिलियन और कांगो में लोकतांत्रिक जो गणराज्य कांगो में 66 मिलियन है। तो भारत पहले स्थान पर जहाँ सबसे अधिक गरीब लोग हैं, यानी निर्धनता में रहने वाले। और राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये इसके बारे में बात हो चुकी है। अब राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अंतर्गत क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय अथवा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की तर्ज पर दिया गया नीति आयोग द्वारा जारी किया गया राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक। और इस सूचकांक में क्या है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के विश्लेषण पर आधारित है, यानी विश्व का विश्लेषण किया उसके आधार पर दिया। किंतु नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक में 10 के बजाय 12 संकेत दिए गए। तो अब जो नीति आयोग ने जो मापन के बताया उसमें 12 संकेत दिए गए। इसमें बैंक खाता, मातृत्व, स्वास्थ्य और 2 अतिरिक्त संकेत भी हैं, यानी इनको भी मापा जाना चाहिए कि व्यक्ति के पास बैंक खाता है कि नहीं, मातृत्व स्वास्थ्य का लाभ उन्हें मिल रहा है कि नहीं। हालांकि ये औपचारिक रूप से स्पष्ट नहीं है कि इस सूचकांक को प्रतिवर्ष जारी किया जाएगा अथवा हर 2 वर्ष बाद, तो ये पता नहीं है, क्योंकि पहला संस्करण 2021 में जारी किया गया था जबकि दूसरा संस्करण 2013 में जारी किया गया है और जून 2023 में नीति आयोग द्वारा दूसरा संस्करण जारी है। तो 21 में फिर 23 में नीति आयोग ने दूसरा जारी किया। दूसरा संस्करण राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 वर्ष 2019-21 के आधार पर तैयार किया गया। जो लास्ट वाला संस्करण है तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य का सर्वेक्षण हुआ, उसके आधार पर तय हुआ। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण निम्नलिखित आधारों पर भारत के विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति का आकलन किया गया, यानी पूरे देश के जो हैं विभिन्न राज्य, उन राज्यों केंद्र शासित प्रदेश, उनका आकलन करने के बाद बनाया गया। फिर कुछ नेट वक्र, यानी प्रजनन क्षमता, शिशु एवं बाल मृत्यु दर के प्रजनन क्षमता कितनी है, शिशु मृत्यु दर उसमें कितनी है, ये उसके आधार है। फिर परिवार नियोजन की प्रथा कैसी है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण और एनीमिया, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाओं का उपयोग और गुणवत्ता, इसके आधार पर मापा गया।
जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा एक पत्र जारी, जिसमें 2005 और 6 से वर्ष 2023 तक भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में एक आकलन प्रस्तुत किया गया। तो नीति आयोग ने 2023 में भारत की बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में आकलन प्रस्तुत किया, जो 2005 से अब तक आया है। फिर अंतिम आंकड़े में 2023 तक बहुआयामी गरीबी में 17.89% की गिरावट आई है, जबकि 13.5 करोड़ बहुआयामी गरीबी से लोग बाहर हुए हैं, यानी 17 की गिरावट आई है और 70% की गिरावट आई है और 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, जिसमें भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी में सबसे तेज गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गिरावट के बाद बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान का स्थान आता है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में 2019-21 में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी की तीव्रता थी वो 44.55% रही और शहरी क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी की तीव्रता 43.10% थी। तो तीव्रता ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक थी। फिर होती है सापेक्ष गरीबी। विकसित और विकासशील सभी देशों में मिलती है। दूसरों की तुलना में वंचना या गरीबी की स्थिति है, दूसरों की तुलना में कितने गरीब हैं, किसी देश में पाई जाने वाली असमानता को दर्शाती है। यद्यपि व्यक्ति के पास न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु न्यूनतम आय हो सकती है, लेकिन वह अन्य की तुलना में कम विकल्प या कम संसाधन प्राप्त कर रहा है, तो वह सापेक्ष गरीबी है। असमानता विकास को प्रभावित करती है, यानी जब असमानता अधिक होती है तो समाज के गरीब वंचित वर्गों तक साधन नहीं पहुंच पाते, जिससे उनका जीवन स्तर और शिक्षा का स्तर नीचा हो जाता है। यानी लोग जो निम्न स्तर के लोग होते हैं उनके पास संसाधन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती अच्छे से, जिससे देश का समग्र विकास बाधित हो जाता है। जिसमें लिखा है कि डेवलपिंग और डेवलप्ड जब विकास कर रहे होते हैं तो असमानताएं बढ़ती हैं और जब विकसित हो जाते हैं तो असमानताएं कम होने लगती हैं। इस प्रकार असमानता और विकास आपस में जुड़े हुए हैं और इन दोनों को संतुलित तरीके से प्रबंधन करना जरूरी है ताकि सामाजिक और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हो सके। तो असमानता और विकास दोनों को संतुलित करने के लिए है इकोनॉमिकल ग्रोथ, GDP। अन्य के सापेक्ष परिभाषा दी गई है कि गरीबी सापेक्ष गरीबी में हो सकता है कि व्यक्ति के पास न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त साधन हो, लेकिन अन्य की तुलना में कम हो। ऐसी गरीबी देश के संसाधन के संकेंद्रण को स्थान नहीं करती, मतलब कि संसाधनों का केंद्रीकरण एक स्थान पर ना हो, ये बताती है। अब है लॉरेंज वक्र, यानी इसमें गरीबी को बताया गया है जो गरीबी से अधिक दूर होगा, जैसे B और A, तो वो और जो रेखा के ज़्यादा पास होगा तो वो गरीबी असमानता को कम दिखाएगा और जो दूर होगा वो असमानता को ज़्यादा दिखाएगा। जैसे मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा वर्ष 1905 में विकसित किया गया। तो लॉरेंज वक्र 2005 में आया। इसमें किसी देश के लोगों के बीच आय की विषमता को ज्ञात करने का तरीका है। वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के स्तर से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसमें गिनी गुणांक इटली के करोड़ों गिनी द्वारा वर्ष 1912 में विकसित किया गया। गिनी किसी देश के धनी और निर्धन लोगों की आय या संपदा में विद्यमान अंतर को मापने का एक सांख्यिकीय उपकरण है। तो गिनी गुणांक जो है संपन्न और निर्धन की आय को मापने का यंत्र है। आय में वितरण और विषमता को मापने की सबसे प्रचलित विधि जो आय के प्रत्येक युग्म के बीच आय अंतर की माप करती है, यानी विषमता कितनी है और व्यक्ति की आय कितनी है,
तो इसके वितरण कितना किस तरह से, तो उसके बीच अंतर को मापता है। फिर गिनी गुणांक 0 से 1 तक होता है, यानी 0 पूर्ण समानता को दर्शाते हैं, यानी सभी व्यक्ति समान हैं, जिसका अर्थ है कि सभी की आय समान है। और पूर्ण असमानता को 1 बताता है, यानी जिसका अर्थ है कि आय अति असमानता है, यानी समाज में सबके पास समान वो नहीं है। अब है गरीबी के कारण, तो औपनिवेशिक शोषण, राष्ट्रीय उत्पादन का निम्न स्तर, कम कृषि उत्पादकता, यानी ये सारी चीज़ें गरीबी के कारण हैं कि औपनिवेशिकता के कारण शोषण हुआ। फिर राष्ट्रीय उत्पाद का निम्न स्तर, कम उत्पादन हुआ देश में, और कम कृषि उत्पादकता, आर्थिक विकास की कम दर, तो आर्थिक विकास भी कम हुआ, और जनसंख्या का अधिक दबाव बढ़ा। तो इसके एक कारण है गरीबी के, पहला औपनिवेशिकता है, दूसरी राष्ट्रीय उत्पादन में कमी है, कृषि उत्पादकता कम है, और जनसंख्या का दबाव अधिक है। फिर है यानी इसमें भी बताया है कि गरीबी के कारण मुद्रास्फीति है, कि मुद्रास्फीति के कारण गरीबी आती है। आय का असमान वितरण होता है, संसाधनों को केंद्रण, यानी संसाधन एक ही व्यक्ति के पास या कुछ हाथों में ही केंद्रित हो जाते हैं। बेरोजगारी होती है, यानी लोगों को रोजगार नहीं मिलता, तो गरीबी है। फिर अपर्याप्त पूंजी, जो पूंजी मिल रही है, मेहनत कर रहे हैं लोग, तो उसकी पूंजी पर्याप्त नहीं है। और आधारभूत अवसंरचना का अभाव है, और संरचना यानी झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, अवसंरचना का पर्याप्त निर्माण नहीं है, और अकुशल संसाधन का उपयोग, यानी कुशलता भी नहीं है। तो ये गरीबी यही के कारण है। इन्हीं में आता है कि सामाजिक कारण, यानी जातिगत भेदभाव भी रहा है, जिसके कारण लोग गरीब हैं। जलवायु पर्यावरणीय कारक, यानी पर्यावरण के कारण जो क्या है, लोगों के घर नष्ट हो जा रहे हैं या आपदाएं आती हैं, तो उससे गरीबी, मतलब व्यक्ति गरीबी की चपेट में आ जाते हैं। फिर भौगोलिक कारक हैं, भौगोलिक कारक में शिक्षा, जन जागरूकता का अभाव है, ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ शिक्षा जागरूकता भी नहीं होती। फिर सरकारी नीतियों का दोषपूर्ण क्रियान्वयन, यानी सरकारी नीति सही से लागू नहीं हो रही हैं। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही, ये सारी चीज़ें हैं ये जिसके कारण गरीबी बनी हुई है। तो गरीबी के कारण अब है परिभाषा असमानता की। तो असमानता है कि विभिन्न व्यक्तियों या समूहों के बीच अधिकारों, संसाधनों, अवसरों और स्थिति में अंतर होना असमानता है। यानी विभिन्न समूह के व्यक्ति हैं, तो उन समूह में सबके अधिकार अलग अलग हैं, संसाधन, अवसर अलग अलग हैं, तो उनके बीच अंतर असमानता है। यानी यह विभिन्न क्षेत्रों जैसे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक संदर्भों में प्रकट होती है। असमानता तब उत्पन्न होती है जब कुछ व्यक्ति या समूह दूसरों की तुलना में विशेष रूप से बेहतर स्थिति में होते हैं, जैसे आय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और नौकरी के अवसर। तो इनमें कुछ लोग हर चीज़ तक पहुंच पाते हैं और कुछ नहीं पहुंच पाते, तो असमानता होती है। असमानता यानी सामाजिक असमानता होती है, फिर आर्थिक असमानता होती है, राजनीतिक असमानता, लैंगिक असमानता, ग्रामीण और शहरी असमानता और क्षेत्रीय असमानता। असमानता किस प्रकार से अंशधारिता को बढ़ावा देती है, यानी संसाधनों तक पहुंच की कमी, अवसर से उचित। असमानता कैसे बढ़ती है, तो संसाधनों की पहुंच नहीं हो पाती, उसकी कमी के कारण अवसर से लोग वंचित रह जाते हैं, असमानता होती है। फिर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, यानी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। फिर आर्थिक विकास में रुकावट, यानी उद्यमिता, नवाचार, उच्च श्रेणी के रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते, तो आर्थिक विकास नहीं हो पाता उनमें, नवाचार यानी उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती, फिर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं मिल पाती, तो असमानता के शिकार होते हैं। और सामाजिक असंतोष, यानी सामाजिक स्थिरता की कमी होती है उनमें, तो असमानता होती है। असमानता और विकास एक दूसरे से गहरे रूप में जुड़े होते हैं। समानता अधिक होने पर विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो सकती है, यानी समानता अधिक होने पर
सब लोग समान होंगे तो लोग विकास नहीं करेंगे, कंपटीशन नहीं करेंगे। और अगर विकास का लगभग समान रूप से वितरित किया जाए तो असमानता कम हो जाएगी। यदि विकास यानी वितरण सब हर चीज़ का समान रूप से किया जाए तो असमानता समाप्त हो जाएगी और कम हो जाएगी। इसलिए समावेशी विकास के लिए नीतियाँ और उपायों को लागू करना अत्यंत आवश्यक है। यानी समावेशी विकास करना है, सबका विकास करना है तो उसके लिए सरकार नीतियाँ बनाएंगी, उपाय लगाएंगी। ये आवश्यक है ताकि समाज में हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके और समाज का समग्र विकास संभव हो सके। अब है भारत में आय की असमानता व सार्वजनिक नीतियों के अनुसंधान पर केंद्रित एक वैश्विक शोध संस्थान वर्ल्ड इनइक्वालिटी लेवल द्वारा जारी एक पेपर है। इसमें आय असमानता बताई गई है। तो पेपर का शीर्ष है कि भारत में आय एवं धन असमानता 1922 से 2023 तक के अरबपति राज्य का उदय हुआ। तो इसमें आय और धन की असमानता के बिंदु हैं। तो इसने बताया कि 2023 तक भारत की कुल आय में शीर्ष 1% की हिस्सेदारी 22.6% है और कुल संपत्ति में शीर्ष 1% लोगों की हिस्सेदारी बढ़कर 40% हो गई है। यानी जो पूरी संपत्ति है उसमें 1% लोग ही हिस्सेदार हैं और वो भी अब 1% से 40% हो गई है। वर्ष 2060 और 22 के बीच भारत में औसत आय में वास्तविक रूप से 2.6% वर्ष की वृद्धि हुई है। यानी आय में वास्तविक रूप में 2% की सबके में वृद्धि हुई है 1960 से 22 के बीच में। 1990 और 2022 के बीच की अवधि में राष्ट्रीय संपत्ति में भी वृद्धि देखी गई और बहुत अधिक निवल मूल्य वाले व्यक्तियों का उदय हुआ जिनकी शुद्ध संपत्ति बाजार विनिमय दर पर $1 बिलियन से अधिक है। फिर 1991 में एक से बढ़कर 2011 में और 2022 में क्रमशः 52 और 62 हो गई है। जो जनसंख्या वर्ष था तो असमानता थी वो 52 से 62 हो गई है 162। आयकर दाताओं में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। आयकर दाताओं के प्रतिशत में वृद्धि हो रही है। फिर आय रिटर्न दाखिल कराने वाली व्यवसाय तो वर्ष 1961 से 2023 के बीच में शीर्ष 1% लोगों में संपत्ति का हिस्सा 13% से 3 गुना बढ़कर 39% हो गया है। यानी निचले 50% और मध्यम 40% के पास क्रमशः 1.7 लाख रुपए और 9.6 लाख रुपए हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय तुलना यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या है 10% की शीर्ष जो लोग हैं 10% की आय की हिस्सेदारी में भारत दक्षिण अफ्रीका के बाद दूसरे स्थान पर है। जो 30% लोगों के पास जो धन है और में भारत दूसरे स्थान पर है। विश्व असमानता डाटाबेस के आंकड़ों के आधार पर भारत की शीर्ष 1% आय हिस्सेदारी दुनिया में सर्वाधिक है। यानी विश्व की असमानता के डेटा में शीर्ष जो 1% लोग हैं उनके पास सबसे ज़्यादा भारत में मतलब ऐसे लोग हैं जिनके पास 1% लोगों के पास अधिक धन हो, ऐसे लोग भारत में ज़्यादा मिलेंगे। यानी शीर्ष संपत्ति हिस्सेदारी के संदर्भ में शीर्ष 10% लोगों के मामले में दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, यूएसए के बाद भारत चौथे स्थान पर है। जबकि शीर्ष 1% यानी 10% लोगों के पास जितनी मतलब पूरे संपत्ति है उसमें भारत शीर्ष 4 देशों 10% के मामले में 4 देशों के बाद चौथे स्थान पर है। लेकिन 1% ऐसे लोग जिनके पास सबसे अधिक धन है वो भारत में शीर्ष 1% लोगों के पास है। केवल दक्षिण अफ्रीका के बाद ब्राज़ील ही भारत से
ऊपर है। तो ब्राज़ील ऐसे मामले में भारत से ऊपर है, यानी भारत में असमानता अधिक है। वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2024 निकाली गई और इसमें बताया कि वर्ल्ड इन इक्वलिटी लैब द्वारा जारी किया गया। उद्देश्य इसका वैश्विक असमानता गतिशीलता पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इन वैश्विक असमानता जो है और उसमें गतिशीलता को अनुसंधान को बढ़ावा देना है। रिपोर्ट वैश्विक असमानता को ट्रैक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयासों का सबसे अपडेट संस्करण प्रस्तुत करती है। दुनिया का सबसे गरीब आबादी वाले देश के पास मुश्किल से कोई संपत्ति है। दुनिया की सबसे गरीब आबादी है जो गरीब आधी आबादी के पास मुश्किल से कोई संपत्ति है, यानी मात्र 2% लोगों के पास ही शायद संपत्ति है। जबकि दुनिया की सबसे अमीर 10% आबादी के पास कुल संपत्ति का 76% है। दुनिया के सबसे जो अमीर 10% लोग हैं उनके पास 76% है, और दुनिया के सबसे गरीब लोग हैं जो उनके पास शायद ही 2% लोगों के पास कुछ संपत्ति हो। दुनिया के सबसे धनी 5 व्यक्ति संपत्ति में वर्ष 2020 के बाद 144% की वृद्धि हुई, यानी ये संपत्ति में अधिक ऊंचाई पर है, उनकी वृद्धि जो हुई है, वृद्धि दर इतनी ज़्यादा है कि 114% तक की वृद्धि हो गई है, जब जो 405 अरब डॉलर से बढ़कर 889 अरब डॉलर हो गई है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान दर वैश्विक गरीबी समाप्त करने में 2 शताब्दियों का समय लगे। इतनी गरीबी और असमानता है कि 2 शताब्दी यानी 200 साल तक लग जाएंगे। अमीर शेयरधारकों को भारी नुकसान किया गया, जबकि करोड़ों लोगों को वास्तविक अवधि के वेतन में कटौती का सामना करना पड़ा। तो भारी भुगतान जो शेयरधारक हैं अमीर, तो उनके जो भुगतान कर रहे हैं तो उसके वेतन में जो है कटौती कर दी गई कि उन्हें ज़्यादा ऋण देना पड़ रहा है। तो और विश्व के जो 74% अरबपतियों की संपत्ति ग्लोबल नॉर्थ में स्थित है, यानी जो सबसे अधिक अमीर लोग हैं तो भौगोलिक रूप से नॉर्थ नहीं है, मतलब कि इकोनॉमिक रूप से नॉर्थ है, और इसमें भारत दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा माना जाता है। भारत के शीर्ष 10% आबादी की आय का हिस्सा 57% है, जबकि शीर्ष 1% आबादी की आय का हिस्सा 22.6% है। महिलाओं की अपर्याप्त भागीदारी को असमानता के प्रमुख कारणों में से एक भी माना जाएगा। फिर विश्व वेतन रिपोर्ट जो है, विश्व वेतन रिपोर्ट 2024-25 आई, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया गया और पहला संस्करण 2008 में प्रकाशित हुआ था इसका। तो रिपोर्ट मजदूरी असमानता और वास्तविक मजदूरी वृद्धि में परिवर्तन प्रस्तुत करती है कि मजदूरी में असमानता कैसी है और वास्तविक मजदूरी में वृद्धि में परिवर्तन बता रही थी। इसके मुख्य बिंदु हैं कि वर्ष 2000 के बाद से विश्व के 2/3 देशों में मजदूरी असमानता में प्रति वर्ष औसतन 11.1% की कमी आई है, यानी मजदूरी में लोगों की 11% तक के लोग कमी आई है। पिछले वर्ष वैश्विक मजदूरी में 1.8% की वृद्धि हुई और विश्व की मजदूरी में जो है उसमें 8% की वृद्धि हुई है, जबकि अनुमान है कि 2024 में 2.7% होगी और 15 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि होगी। तो 2.7% और वृद्धि होगी और 15 वर्ष सबसे अधिक वृद्धि होगी। फिर अफ्रीका और अमेरिका यूरोप के कुछ हिस्सों में वास्तविक मजदूरी वृद्धि स्थिर या नकारात्मक दर्ज की गई है, यानी मजदूरी जो है उसमें वृद्धि हुई है लेकिन वो नकारात्मक रूप से बढ़ी है, यानी पहले की तुलना में कम हुई है। निम्न आय वाले देशों में उच्च आय वाले देशों की तुलना में मजदूरी असमानता काफ़ी अधिक है, और जहां लगभग 22% श्रमिक औसतन प्रति घंटा मजदूरी के आधे से अधिक काम करते हैं, और यहाँ 22% श्रमिक यानी प्रति घंटे के आधे से अधिक समय में काम करते हैं। भारतीय परिदृश्य में
भारत में कम वेतन वाले श्रमिकों को कम वेतन वाले गैर मजदूरी श्रमिकों की हिस्सेदारी 2008 से 2018 के बीच 6.3% से 12.7% घटी है। यानी मजदूरी में लगे काम करने वाले लोग हैं वो अब घटने की जो दर है वो 6 से 12 हो गई है। कम वेतन वाले श्रमिक जो देश में औसतन प्रति घंटा वेतन का 50% से कम काम करते हैं, हिस्सेदारी भारत में 9.5% है। ऐसे लोग जो कम वेतन वाले श्रमिक हैं तो ऐसे लोग कम काम करते हैं, यानी 50% तक की कमी आई है ऐसे लोगों के काम करने में। पाकिस्तान के लिए यह दर 9.4% और नेपाल के लिए 10.5%, बंगाल के लिए 11.2% और भूटान के लिए 13% और श्रीलंका के लिए 25.9% है। फिर सुझाव दिए गए हैं कि न्यूनतम मजदूरी को मुद्रास्फीति के साथ समायोजित करना चाहिए। जो मजदूरी न्यूनतम उसको मुद्रास्फीति के साथ समायोजित करना चाहिए। असंगठित क्षेत्र के लिए अनिश्चित और असुरक्षित कार्य से निपटने के लिए नीतियाँ बनानी चाहिए। असंगठित क्षेत्र यानी संगठित क्षेत्र में जगह दी जाए और उनके लिए नीतियाँ बनाई जाए। लिंग आधारित वेतन अंतर को कम कर दिया जाए और समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाए। तो ये सारे काम करने होंगे। फिर भारत में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी, तो आरबीआई की कार्यकारी निर्देशक जो हैं वो महिलाओं के बीच श्रम बल में कम भागीदारी और वित्तीय समावेशन प्रयासों और व्यापक आर्थिक विकास में बाधा मानते हैं। यानी महिलाएं कम काम करती हैं तो वैसे आर्थिक विकास में बाधा मानते हैं वो। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को दिए गए ऋण में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 7% है। यानी सूक्ष्म लघु उद्योगों के जो ऋण दिए गए हैं, लोन दिए गए, उनमें महिलाएं सिर्फ 7% ही हिस्सेदारी बनी हुई है। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी वर्तमान स्थिति की महिलाओं की भागीदारी की वर्तमान स्थिति कैसी है, कितना श्रम करती हैं महिलाएं। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार 2022 के वैश्विक औसत 47.8% के मुकाबले भारत में महिलाएं श्रम शक्ति भागीदारी 37% है। तो विश्व में 47% है और भारत में 37% है, 10% का अंतर है। यानी हालांकि यह वर्ष 2017 से 17 और 18 में 23% से बड़ा है, लेकिन इसका 37.5% हिस्सा घरेलू कार्यों में अवैतनिक सहायता के रूप में नियोजित है। तो लेकिन फिर भी बड़ा है, लेकिन अधिकांश महिलाएं घरेलू कार्य में काम करती हैं जिनका वेतन कुछ नहीं होता, इसीलिए उनकी श्रम बल भागीदारी कम होती है। इन महिलाओं को उनके द्वारा किए जाने वाले काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता। जो घर में काम करती हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। महिलाओं को कम आर्थिक भागीदारी के कारण शैक्षणिक बाधाएं हैं। मतलब क्या कारण है, तो शिक्षा की बाधाएं कि शिक्षित नहीं है। सांस्कृतिक मापदंडों और सामाजिक बाधाएं हैं। फिर सुरक्षा और किफ़ायती चाइल्ड केयर की कमी है। वेतन में लैंगिक असमानता यानी भेदभाव हो जाता है। फिर सीमित रोजगार की गुणवत्ता और सीमित अवसर, उनके पास अवसर भी नहीं मिल पाते हैं और कार्यस्थल पर भेदभाव उत्पीड़न होता है। तो इसके समाधान करने चाहिए, जैसे समावेशी विकास करना चाहिए, तकनीकी शिक्षा देनी चाहिए, गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा देनी चाहिए, स्वास्थ्य और भोजन सुरक्षा उपलब्ध हो, जातिवाद उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम हो और सार्वभौमिक बुनियादी आय और लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन करना चाहिए। फिर है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी का अर्थ श्रम शक्ति के उस हिस्से से है। बेरोजगारी क्या है, तो बेरोजगारी का अर्थ श्रम शक्ति के उस हिस्से से है जो बिना काम के हैं लेकिन रोजगार के लिए उपलब्ध हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं। तो वे व्यक्ति जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं वे बेरोजगार कहलाएंगे। बेरोजगारी में रोजगार से बाहर होना, काम के लिए उपलब्ध होना और सक्रिय रूप से काम की तलाश करना शामिल है। यानी रोजगार में आपको नहीं है, कोई काम नहीं मिल रहा है, लेकिन आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं और सक्रिय रूप से काम खोज कर रहे हैं, तो आप बेरोजगार
में शामिल होंगे। यदि सक्रिय रूप से काम की खोज नहीं कर रहे हैं तो बेरोजगारी नहीं माना जाएगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कहना है। फिर स्वैच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी। स्वैच्छिक यानी वह काम की तलाश नहीं कर रहा है या वह काम नहीं करना चाहता है, तो स्वैच्छिक बेरोजगारी है। अनैच्छिक बेरोजगारी एकता है लेकिन काम नहीं मिल रहा, मतलब इच्छा तो है काम करने की लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है। यदि कोई व्यक्ति की परिभाषा इस प्रकार है कि यदि कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता या जैसी मजदूरी चाहता है और जो वेतन बाजार दर से अधिक है तो उसे स्वेच्छा से बेरोजगार कहा जाएगा। यानी उसे व्यक्ति को काम नहीं करना चाहता है, वो अपनी स्वयं की मर्जी से, और मजदूरी जो चाहता है उसे बाजार दर पर मिल रही है लेकिन फिर भी वो नहीं कर रहा है, तो उसे स्वैच्छिक बेरोजगार कहेंगे। ऐसी बेरोजगारी किसी अर्थशास्त्री की चिंता नहीं है क्योंकि इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। फिर अनैच्छिक बेरोजगारी में व्यक्ति काम करने को तैयार है लेकिन उसे मौजूदा मजदूरी दर पर काम नहीं मिल रहा है, तो वो अनैच्छिक बेरोजगार, यानी उसकी इच्छा है फिर भी वो काम नहीं कर पा रहा है, नहीं मिल रहा है उसे, तो वो अनैच्छिक बेरोजगार है। अर्थशास्त्र में बेरोजगारी का अर्थ केवल अनैच्छिक बेरोजगारी से है, तो अर्थशास्त्री सिर्फ अनैच्छिक बेरोजगारी को ही मानते हैं। कार्यकारी जनसंख्या, यानी भारत में 15 उम्र से 64 वर्ष की आयु में जो व्यक्ति, मतलब बच्चे लोग हैं, वो काम करने योग्य हैं, तो उन्हें कार्यकारी जनसंख्या कहेंगे। और स्वस्थ व्यक्ति आना है, उसमें कार्य करने की योग्यता और क्षमता यदि है तो कार्यकारी जनसंख्या है। इसमें प्रथम श्रम में 15 से 64 वर्ष की आयु का स्वस्थ व्यक्ति जो कार्य करने की योग्यता और क्षमता के साथ इच्छा भी रखता है, यानी योग्यता भी है उसके पास, क्षमताएं भी और इच्छा भी रखता है, अर्थात स्वैच्छिक बेरोजगारी, तो वह प्रथम श्रम बल है, उसे श्रम है लेकिन वह हो सकता है स्वैच्छिक रूप से बेरोजगार हो। अब कार्यबल श्रम बल के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति जिसे रोजगार प्राप्त हो चुका है, जिसे रोजगार मिल गया, वो कार्यबल है। फिर बेरोजगारी सो श्रम बल के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति प्लस न्यूनतम वेतन पर भी कार्य प्राप्त नहीं होता, जैसे न्यूनतम बहुत कम वेतन पर मिलने पर भी कार्य नहीं मिल रहा है, तो वास्तव में वो बेरोजगार है। जब किसी देश में कार्य करने वाली जनशक्तियाँ अधिक होती हैं और काम करने के लिए राजी हुए भी लोगों को प्रचलन मजदूरी पर काम नहीं मिलता है, तो ऐसी अवस्था को बेरोजगारी की संज्ञा दी जाती है। यानी लोग काम करने को तैयार है लेकिन उन्हें फिर भी काम नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी का होना या न होना श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है कि उसे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसकी मांग कितनी है, आपूर्ति कितनी है, यानी कितने लोग उस काम को कर रहे हैं, तो इस पर निर्भर करता है। पूर्ण रोजगार उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को प्रचलित जो मजदूरी दर है पर काम करने के इच्छुक हैं और कार्यरत हैं, तो पूर्ण रोजगार मिल जाएगा उन्हें जो काम करने के निश्चित दर पर काम करने के लिए तैयार हैं और इच्छुक भी हैं। केन्स पूर्ण रोजगार को अनैच्छिक बेरोजगारी की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी पूर्ण रोजगार का मतलब है कि अनैच्छिक बेरोजगारी, यानी अपनी बिना इच्छा से बेरोजगारी, मतलब जो काम करना चाहते हैं वही लोग, अगर उन्हें काम नहीं मिला तो ही बेरोजगार है, नहीं तो नहीं। तरह संवेदात्मक रोजगार, एक ऐसा रोजगार जिसमें किसी कर्मचारी को काम करने से पहले अनुबंध की शर्तों पर हस्ताक्षर करने और उस पर अपनी सहमति व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। अब बेरोजगारी के प्रकार, कई प्रकार की बेरोजगारी होती है।